गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में चल ही रहा था गुप्त वंश, तो आज उस दिन उसकी विजय यात्रा गुप्त काल की विजय यात्रा, चंद्रगुप्त द्वितीय का, समुद्रगुप्त का, सबकी यात्राओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग कि गुप्त वंश गुप्त काल को ये कहा जाता है कि हम लोग जैसा जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आखिर क्या ऐसे कारण थे, कौन से ऐसे रीजन से कि जिसकी वजह से गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाया। ठीक, तो ये कहा जाता है कि जो गुप्त काल था वो उसमें क्या थे, जो सम्राट थे वो सब कला प्रेमी थे, म्यूजिक संगीत प्रेमी, साथ ही साथ साहित्य विद्या आदि में क्या थे, निपुण थे और उसको बढ़ावा देते थे। तो कुछ ऐसे रीजन्स आउटपुट हुए, कुछ ऐसे रीजन्स आउटकम्स हुए जिससे ये पता लगता है, जिससे हम लोग ये जानते हैं कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाया। तो इसमें क्या है कि उस टाइम कला, साहित्य, विद्या आदि क्षेत्रों में क्या थी, विशेष प्रगति थी, क्योंकि जो भी सम्राट हुए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से वो सब क्या थे, कला, साहित्य, विद्या आदि क्षेत्रों में विशेष प्रगति कराए। और साथ ही साथ उस टाइम ये देखा जाता है कि जो स्थिति थी, जो समाज था वो धन्य से परिपूर्ण था, किसी भी तरह का द्वेष क्लेश नहीं था। ठीक, और जो जीवन कला थी जिसकी वजह से क्या था कि जब आपस में भाईचारा, बंधुत्व ये सब था, तो जिसकी वजह से जीवन काल क्या था, शांतिमय और सुखमय था। और साथ ही साथ धार्मिक की बात की जाए तो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी अपनी चरम सीमा पे थी, जिसकी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और उस टाइम ये भी कहा जाता है कि जैसे मौर्य वंश में हमने ये देखा था कि वहाँ पे भी कोई भी तरह का चोरी, छोटे से छोटे अपराध नहीं होते थे। सेम एज इट यहाँ पे भी देखा गया, गुप्त काल में भी देखा गया कि छोटी से छोटी चोरी, कुछ भी ऐसा कोई अपराध होता ही नहीं था। और क्या था कि लोगों को डर भी नहीं था किसी भी चीज़ का, कि हाँ हम अपना घर छोड़ के घरों में ताले तक नहीं लगते थे कि अभी क्या है, हम लोग अभी अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, नहीं करते। लेकिन उस टाइम क्या था, गुप्त काल में और मौर्य काल में वो लोग अपने आप को एकदम से सिक्योर, किसी भी तरह की का डर भय कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई अपराध होता ही नहीं था। तो इसमें यह था कि किसी भी लोग घर में ताला लगाते थे, कोई तरह का चोरी डकैती का भी नहीं था। तो इसी कारण यही सब वजह है कि साहित्य, कला, इतिहास, धन्य धान्य, कोई बिना विदाउट कोई अपराध नहीं, और प्रजा का जीवन क्या था, सुखी और शांतिमय था, जिसकी वजह से आज भारतीय इतिहास में क्या होता है, इस काल पर भारतीय इतिहास इस काल में गर्व करता है। और इन्हीं कारणों से गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर इसमें जो पहला है महान योद्धाओं का युग, तो ये कहा जाता है कि गुप्तकालीन जो सम्राट थे वो प्रतिभा संपन्न योद्धा, पराक्रमी, रणकुशल और महान कला प्रेमी से कला, साहित्य, विद्या, महान कला प्रेमी थे। और उस टाइम के जो 3 राजा हुए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, ये जो तीन सम्राट हुए, वो लोग क्या थे, महान सम्राटों का एक युग लेकर आए। और तीनों क्या थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और स्कंदगुप्त, तीनों के तीनों एक वीर तथा साहसी योद्धा हुए, साहसी योद्धा के या साहसी सम्राट। तो ये भी कहा जाता है स्वर्ण युग का जो पहला कारण है वो है महान सम्राटों का युग, जिसकी वजह से गुप्त काल एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का युग। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो विदेशी जो शासक हुआ करते थे, तो विदेशी शासकों को लोग अपने विदेशी शासकों को पराजित करके और उनके छोटे छोटे जो राज्य को जीत कर विदेशी राजाओं को हरा कर, परास्त करके, और जो छोटे छोटे राज्य थे उनको हरा कर उन पर विजय प्राप्त करने के साथ क्या कि एक विशाल साम्राज्य का स्थापना की है। और
साम्राज्य की स्थापना करना गुप्त सम्राटों का ही काम था। मतलब जो छोटे छोटे पहले क्या थे, विदेशों से भी आक्रमण परास्त किए, और जो छोटे छोटे राज्य जो बचे हुए थे उन पर भी अपनी अधीनता स्वीकार कराया, विजय प्राप्त की। और इसी कारण क्या हुआ कि गुप्त सम्राटों का ही, मतलब जैसे ये जो काम था राष्ट्रीय एकता का, वो सब क्या था कि गुप्त सम्राटों का ही काम था। नेक्स्ट हम आते हैं उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये कहा जाता है कि उस सम्राट जो राजा होते थे वो सबका प्रबंध खुद ही करते थे। मतलब किसी भी कोई अधिकारी, किसी सेनापति का मतलब योगदान ही नहीं लेते थे। वो लोग जितना भी गुप्त काल में शासन हुआ करते थे, वो लोग क्या करते, प्रबंध करना, प्रबंध को सुव्यवस्थित करना और आदर्शपूर्ण, मतलब यही नहीं कि बस प्रबंध करना, प्रबंध करने के साथ साथ जो प्रबंध होता था, प्रबंध उसे क्या करते थे, व्यवस्थित और आदर्शपूर्ण बनाते थे। और जो प्रबंध का नियमितता थी वो देश के अंदर शांति स्थापना करती थी। मतलब कि जो प्रबंध होता था ऐसा प्रबंध करते थे कि जिससे क्या राज्य खुशहाल रहे, आपस में भाईचारा रहे, किसी चीज़ का डर भय न रहे, किसी से द्वेष क्लेश न रहे। तो ये सब क्या था, ये एक अच्छा प्रबंधन ही तो है, एक अच्छा प्रबंधन, एक अच्छा मैनेजमेंट ही तो है, जिसकी वजह से क्या था कि पूरे देश के अंदर हो या बाहर, इस प्रबंध की नियमितता, रेगुलरिटी को देखते हुए ये कहा जाता है कि वहाँ पे क्या थी, शांति की स्थापना थी। मतलब पूरा साम्राज्य एकदम सुखी शांति से रहता था। और उनका जो प्रशासन होता था, मतलब ये नहीं, मतलब जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो गुप्त जो शासक थे वो खुद ही प्रबंध को पूरा का पूरा अपने हाथ में लिए रहते थे, अपने हाथ से ही नियंत्रण करते थे। किसी भी अधिकारी, किसी भी सेनापति का कोई योगदान, कोई रोल होता ही नहीं था। बात करते हैं हम लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो गुप्त सम्राट ने, मतलब गुप्त सम्राटों ने क्या किया, लोक कल्याणकारी राज्यों की व्यवस्था किया, स्थापना की। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ओर से, मतलब राजा की तरफ से झीलों का और साथ साथ तालाब आदि खुद खुदवाए। इससे क्या हुआ कि उनकी जो कृषि प्रोडक्ट है वो क्या हमेशा क्या हुआ, जो प्रोड्यूस हो वो क्या हो, डेवलप होती है और क्या एक विकास की तरफ बढ़ती है। और जो जन रक्षा के लिए, मतलब जन रक्षा मतलब लोगों के लिए, आम जनता के लिए आम जनता की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, राजमार्गों पर जो जितने भी राजमार्ग हैं, राजमार्गों पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिससे कि मतलब कहीं किसी को आने जाने में कोई दुश्वारी न हो। अगर कुछ ऐसा मतलब होता है निगेटिव वाइब्स जो भी कुछ हो, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने क्या किया, राजमार्गों पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की। साथ ही साथ अपनी प्रजा में जितने भी दीन दुखी जो हुए, तो उनके लिए भी, मतलब जैसे ये नहीं कि बस आम जनता और जो मतलब जो मिडिल क्लास है उनके ही साथ साथ जो नीचे तबके के भी लोग थे, उनकी मतलब उनको क्या होता, उनके विकास के लिए उनकी तरफ भी मतलब होता है ध्यान देना। तो दीन दुखियों के लिए भी राज्य सरकार की तरफ से प्रबंध होता था। तो ये हुआ लोक कल्याणकारी की व्यवस्था। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो कृषि विकास है, जो गुप्त, मतलब जैसे कि ये कहा जाता है कि जो लोक कल्याणी राज्य की व्यवस्था ही की स्थापना किसने की, वो किए गुप्त वंश के शासकों ने। बात करते हैं आर्थिक संपन्नता का युग। तो इसमें ये कहा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र उस टाइम क्या थे, विशेष प्रगति थे, क्योंकि वो जो व्यापार होता था, व्यापार भी विदेशों तक होता था। और जो विभिन्न प्रकार के और साथ ही साथ आम जनताओं के लिए कामकाज के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के उद्योगों का भी विकास किया। और आर्थिक विकास में विशेष प्रगति, तो ये सब क्या है, मतलब गुप्त युग में ही देखा जाता है कि गुप्त युग में देश ने आर्थिक क्षेत्र के विकास में विशेष प्रगति की, उद्योगों का निर्माण कराया। तो यहाँ के क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन ये पूछा था कि मतलब ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रीज़न है, आप मतलब अपना कुछ ऐसा व्यू दीजिए, ओपिनियन दीजिए कि गुप्त काल है जो जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन का होता तो यही 1-2 पॉइंट आ जाता है। तो 1-2 पॉइंट में इसमें से मतलब इतना 5 है, 5 नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे। तो इसमें से यही 2-4 लिख कर फिर बाद बताइए कि हाँ ऐसा क्या था, किस रीज़न, कौन सा रीज़न था कि
गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और रही बात तो इसमें यही कुछ उसकी जो कोठी की मतलब कुछ कोठी की प्रशासनिक व्यवस्था थी लोग करें मतलब ये पॉइंट आप अगर पॉइंट वाइज पूछे तो इसको बस एक एक पॉइंट लिख सकते हैं कि मतलब रीजन, अगर रीजन कोई पूछे गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का तो बस पॉइंट लिख। अगर जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन बोलते हैं तो इसमें क्या है 1-2 पॉइंट लिखने के बाद इसमें कुछ मैटर्स लिख दीजिए। तो अभी नेक्स्ट 5 जो पॉइंट्स हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए थैंक यू।